नमस्कार। बिहार की राजनीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार, जो करीब करीब 2 दशकों से सत्ता का चेहरा बने हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह एक नए नेता सम्राट चौधरी ने कमान संभाल ली है। अब ये सिर्फ एक सीएम का बदलना नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक जैसा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या है। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। ठीक 1 साल पहले सम्राट चौधरी ने ये कसम खाई थी और आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वही नीतीश कुमार उनको सीएम बनने पर बधाई दे रहे हैं। कहते हैं ना, सियासत में एक हफ्ता भी बहुत लंबा होता है। यहाँ तो 1 साल में पूरा का पूरा युग ही बदल गया। अच्छा, इस बड़े बदलाव को, इसकी गहराई को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जब बिहार की पूरी पॉलिटिक्स बस कुछ गिने चुने चेहरों के ही आसपास घूमती थी। ये देखिए, दशकों तक बिहार की राजनीति पर सिर्फ कुछ ही नामों का सिक्का चला। पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और फिर उसके बाद लगभग 20 साल तक नीतीश कुमार। अब देखिए, इससे एक तरह की स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन इसने स्टेट की पूरी पॉलिटिक्स को कुछ चेहरों पर, कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बना दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि वो दौर, वो युग खत्म हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया ही क्यों? देखिए, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। असल में वो अब राज्यसभा सांसद बनकर सेंटर की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल निभाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से राज्य में लीडरशिप बदलने का रास्ता साफ हो गया। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये जो पूरा पावर ट्रांसफर हुआ ना, ये किसी पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ। चलिए देखते हैं कि ये सब बिना किसी शोर शराबे के हुआ कैसे। अच्छा, कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या अब बिहार में फिर से इलेक्शन होंगे? जवाब है नहीं। और इसकी वजह है एक बहुत ही बारीक सा फर्क। देखिए, सिर्फ कैबिनेट यानी जो मंत्रियों की टीम होती है, उसे भंग किया गया है, पूरी की पूरी विधानसभा को नहीं। जो मेजॉरिटी है वो अभी भी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास ही है। इस पूरी प्रोसेस का जरा सीक्वेंस देखिए कितना परफेक्ट था। पहले कैबिनेट भंग हुई, फिर इस्तीफा दिया गया, और उसके फौरन बाद नए लीडर का ऐलान हो गया। इससे हुआ ये कि एक पल के लिए भी स्टेट में कोई संवैधानिक वैक्यूम, कोई खालीपन नहीं आया। सब कुछ एकदम नियम के मुताबिक हुआ। लेकिन एक सवाल और है, इस्तीफे से ठीक पहले कैबिनेट को भंग क्यों किया गया? इसका जवाब छिपा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल में। देखिए, संविधान ये कहता है कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। तो जब कैप्टन ही जहाज छोड़ रहा है, तो पूरी टीम को तो जाना ही होगा ना, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो ठीक है, नीतीश युग के बाद अब बिहार की कमान किसके हाथ में है? चलिए मिलते हैं राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी का जो पॉलिटिकल सफर है ना, वो अपने आप में बिहार की पॉलिटिक्स का एक मिनी वर्जन जैसा है। उन्होंने लालू यादव की पार्टी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से शुरुआत की, फिर वो गए नीतीश कुमार की जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड में, और फिर फाइनली 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। ये जो लंबा सफर है, ये उन्हें बिहार की राजनीति की नब्ज पहचानने वाला एक बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी बना देता है। लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ उनके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है। वो कुशवाहा ओबीसी समुदाय से आते हैं, और बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा समीकरण है। 4.21%। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन बिहार की जो कॉम्प्लेक्स कास्ट पॉलिटिक्स है ना, उसमें नंबर सब कुछ है। कुशवाहा कम्युनिटी एक बहुत ही जरूरी वोट बैंक है, और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना इस ग्रुप को बीजेपी के पाले में लाने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये दिखाता है कि बिहार में पॉलिटिक्स कितनी कितनी बारीक और लेयर्ड है। तो बात सिर्फ एक नए सीएम के आने की नहीं है, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और ये है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे जरूरी पॉइंट। आजादी के बाद ये पहली बार है जब बीजेपी का कोई नेता सीधे सीधे बिहार का मुख्यमंत्री बना है। अब तक पार्टी हमेशा गठबंधन में एक पार्टनर की भूमिका में रही है, लेकिन अब वो ड्राइविंग सीट पर है। ये एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक चेंज है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि बिहार अब पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स से हटकर पार्टी ड्रिवन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है?
क्योंकि दशकों तक यहाँ की राजनीति लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के करिश्मे पर ही तो चली है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इस पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे पाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी के लिए ये ताज कांटों भरा है। सीएम की कुर्सी संभालते ही उनके सामने चुनौतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। अब इन चुनौतियों से निपटना ही नई सरकार का असली इम्तिहान होगा। सवाल कई हैं। क्या वो बिहार के डेवलपमेंट को रफ्तार दे पाएंगे? क्या वो सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सद्भाव बनाए रख पाएंगे? और क्या वो पॉलिटिकल बैलेंस साध पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब तो खैर आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। और आखिर में यही एक बड़ा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सम्राट चौधरी का आना बिहार में दशकों से चली आ रही पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स को खत्म करके पार्टी को सबसे ऊपर रखेगा, या फिर बिहार की पॉलिटिक्स को बस एक और नया पावरफुल चेहरा मिलने जा रहा है? इसका जवाब वो तो सिर्फ वक्त ही देगा।